हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो यूरिडिनेरिया होता है अर्थात लीच जिसे हम लोग बोलते हैं, हिंदी में जोक कहते हैं, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वह डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, किस तरह से वह फंक्शन करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसको हम लोग दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक पार्ट जो होगा वह होगा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और जो दूसरा पार्ट इसका होगा वह होगा डाइजेशन, यानी कि फूड जो है सो डाइजेस्ट कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेशन दो पार्ट में इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो लीच का एलिमेंट्री कैनाल है, यह बिल्कुल जो है ये इसका जो है सो एंटेरियर शुगर है, यानी कि ऊपर वाला भाग है, और नीचे वाला जो हो गया ये पोस्टेरियर शुगर हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए माउथ, यहाँ पर माउथ रहता है और यहाँ पर ये एनस रहता है। तो माउथ से लेकर एनस तक ये इसका जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, वह बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सीधा है, यानी कि एक स्ट्रेट ट्यूब के जैसा, एक सीधी नली की तरह जो है सो इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये एक बिल्कुल सीधी नली होती है, लेकिन इसका जो डायमीटर है वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेरीज करता है, यानी कहीं पर ये मोटा होता है, कहीं पर ये पतला होता है। ज़्यादातर मोस्टली वैसे एनिमल्स में जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वह उसका डायमीटर जो होता है डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट होते हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, कहीं मोटा रहता है, कहीं पर ये पतला होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया इसका। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ऊपर वाला, इसको हम लोग पूरे एलिमेंट्री कैनाल को, ये जो पूरा इसका एलिमेंट्री कैनाल है, मान लीजिए कि ये जो है सो इसका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरा जो है सो क्या है, स्ट्रेट सीधा है। तो ये जो इसका पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, मान लेते हैं ये माउथ है, माउथ, और नीचे वाला जो पार्ट है ये है इसका एनस, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे आके समाप्त हो जाता है। तो इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को, ये पूरा जो है सो लीच का जो एलिमेंट्री कैनाल है, ऐसे जनरल आप देख रहे हैं बिल्कुल ये सीधा है। तो ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है फॉरगट, फॉरगट, दूसरा हो गया मिडगट, फॉरगट, दूसरा हो गया मिडगट, और तीसरा हो गया ये हिंडगट, हिंडगट, है ना। तो इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग जो है सो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो फॉरगट में जो है कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? फॉरगट में जो ऑर्गन्स आएंगे वह होगा माउथ, फॉरगट में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? इसमें आएगा माउथ, जिसको हम लोग प्री ओरल चैम्बर भी बोलते हैं, माउथ हो गया। उसके बाद हो गया बकल कैविटी, बकल कैविटी, और तीसरा हो गया फैर्नेक्स, फैर्नेक्स। तो फॉरगट में जो है वह आएगा माउथ, जिसको हम लोग ओरल प्री ओरल चैम्बर भी बोलते हैं, माउथ को प्री ओरल चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हो गया बकल कैविटी और तीसरा हो गया फैर्नेक्स। तो ये तीनों जो है सो हम लोग फॉरगट में इसको स्टडी करेंगे। दूसरा पार्ट हो गया इसका मिडगट, मिडगट, मिडगट जो होता है ये बीच वाला पोर्शन हो गया, यानी कि जहां से फैर्नेक्स समाप्त होता है और इसोफेगस शुरू होता है।
तो इसमें मिड गट में हम लोग देखेंगे ईसोफेगस, ईसोफेगस, उसके बाद क्रॉप, क्रॉप जो होता है सबसे जो है सो लॉन्गर ट्यूब होता है। उसके बाद आता है क्रॉप के बाद जो है स्टोमैक, ये मिड गट में आएगा स्टोमैक, और उसके बाद आ गया इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। तो ये मिड गट में आ गया। और तीसरा हो गया हैंड गट, तो हैंड गट में आएगा हैंड गट, इसमें हम लोग देखेंगे हैंड गट में रेक्टम और एनस, ये दोनों पार्ट जो होता है वह हैंड गट में आएगा, रेक्टम और एनस, एनस। तो इस तरह से हम लोग पूरे एलिमेंट्री कनाल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन? एक हो गया फॉरगट, जिसमें आ गया माउथ, बकल कैविटी और फार्नेक्स, ये यहाँ तक जो है ये आपका जो है सो लगभग 8वें जो है सो सेगमेंट तक ये फॉरगट रहता है। मिड गट में आ गया इसोफेगस, क्रॉप, स्टोमैक और इंटेस्टाइन, ये जो है सो पूरा क्रॉप है ना, यहाँ पे स्टोमैक हो गया और ये इंटेस्टाइन हो गया। और जो तीसरा है इंड गट, इसको हम लोग जो है सो इसमें हम लोग देखेंगे रेक्टम और एनस के बारे में। तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि इसका जो एलिमेंट्री कनाल है, इस एलिमेंट्री कनाल को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिए। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरगट, ये हो गया मिड गट, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग हैंड गट बोलते हैं, हैंड गट। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका जो एलिमेंट्री कनाल का जो वाल का फॉर्मेशन होता है, उसके वाल में, यानी कि ये जो एलिमेंट्री कनाल का वाल है, इस वाल में जो सबसे अपर लेयर होता है, जो सबसे अपर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्मल एपिथेलियम। ये जो अपर लेयर है ये है एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल एपिथेलियम। और जो अंदर का लेयर होता है, जो अंदर का लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोडर्मल एपिथेलियम, इंडोडर्मल एपिथेलियम। तो जो बाहर का जो लेयर होता है वह होता है एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल एपिथेलियम, और जो अंदर का होता है उसे हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मल एपिथेलियम। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के एलिमेंट्री कनाल में और लीच के एलिमेंट्री कनाल में क्या डिफरेंस होता है? तो होता क्या है कि जो इसका फॉरगट पार्ट है, तो फॉरगट पार्ट का जो एक्टोडर्मल एपिथेलियम होता है वह डेवलपमेंट के समय माउथ के तरफ से ये ग्रोथ करते हुए ये अंदर के तरफ भी चला आता है, अंदर के तरफ भी डेवलप कर जाता है एक क्यूटिकल लेयर के रूप में। तो फॉरगट में जो फार्नेक्स तक जो पार्ट होता है वो फॉरगट कहलाता है। तो एक्टोडर्मल लेयर जो बाहर का लेयर था वो माउथ से होते हुए डेवलप कर यह जो है सो फार्नेक्स तक डेवलप कर गया एक क्यूटिकल लेयर के रूप में। इसलिए इसका जो नाम है वह चेंज हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? एस्टोमेडियम। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टोमेडियम। और उसी तरह से फिर नीचे वाला जो हैंड गट है, तो हैंड गट में भी क्या होता है कि रेक्टम तक हैंड गट होता है। तो इसके हैंड गट में जो बाहर का एक्टोडर्मल एपिथेलियम है वह एनस से होते हुए यह अंदर की तरफ भी डेवलप कर जाता है, ये अंदर की तरफ भी ये क्या हो गया? डेवलप कर दिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोक्टोडियम। इसको इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? चेंज हो गया और ये हो गया प्रोक्टेडियम। प्रोक्टेडियम। तो इसका जो नाम चेंज हो गया
क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो एक्टोडर्मल एपिथेलियम था वह डेवलप कर कर अंदर की तरफ एक क्यूटिकल लेयर के रूप में आ गया, तो इसका नाम हो गया एस्टोमेडियम। और हाइंड गट में भी इसी तरह से जो एक्टोडर्मल एपिथेलियम था वह डेवलप कर कर अंदर एक क्यूटिकल लेयर के रूप में फैल गया, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोक्टेडियम। तो इसका जो माउथ होता है, ये माउथ जो होता है ये कप के जैसा होता है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, और इसके वेंट्रल साइड पर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसके अगले सिरे पर बहुत सारे जो है सुकर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग एंटेरियर सुकर बोलते हैं। तो इसके वेंट्रल साइड पर बहुत सारे जो है सुकर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसके रूट पर जो है क्या होता है, वीलम पाया जाता है। ये जो है क्या है, ये सब वीलम है ना, ये वीलम है। तो ये तीनों यानी कि ये जो सुकर्स है, वीलम है, इसी के बीचों बीच में, इसके बीच में एक छिद्र होता है, और उसी वही छिद्र जो होता है यह उल्टे वाई आकार का होता है, और यही छिद्र जो है उसका माउथ या प्री ओरल चेंबर कहलाता है। ये देखिए, ये वीलम हो गया, और यहाँ पर जो है ये एक छिद्र होता है इसके बीचों बीच में, इसका ये उल्टे वाई आकार का होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का रहता है। ये तो ये जो छिद्र होता है इसी को हम लोग माउथ या प्री ओरल चेंबर कहते हैं। यहाँ से ये ऐसे रहता है ना, और इसके जो है इसके तीनों साइड ये इसमें 3 रे पाया जाता है, जिसको रे या लाइन कह सकते हैं, 3 रे पाया जाता है। तो इसको हम लोग रे को जो है इसको बोलते हैं मिड वेंट्रल रे, और बाकी इस दोनों को हम लोग बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल रे, डोर्सो वेंट्रल रे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रे हो गया, ये रे के जैसा उनके वाई आकार का दिखाई देता है। उसके बाद वीलम के द्वारा जो है इसके तीनों तरफ जो है, तीनों साइड से लीफ का फॉर्मेशन होता है, लीफ बनाया जाता है। और तो इसमें ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल लीफ, और नीचे बीच वाले को बोलते हैं मिड वेंट्रल लीफ। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो एक ट्रायंगुलर शेप में हो जाता है। ये जो है 3 रे के कारण ये जो है इस तीन साइड से जो है घिरा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग जो है ट्राइएडियंट बोलते हैं, ट्राइएडियंट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइएडियंट, ट्राइएडियंट। ये जो है अब हम लोग देखते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी। तो जो बकल कैविटी होता है ये जो पहले चेंबर से लेकर, आप देख रहे हो कि फैडनेक जो है वो 8वें चेंबर तक है, तो पहले चेंबर से लेकर चौथे चेंबर तक ये बकल कैविटी जो कि अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसी के बीच में जो है ये ट्राइएडियंट माउथ रहता है। तो ये जो है सो ट्राइएडियंट माउथ जो उल्टे वाई आकार का होता है, उसी ट्राइएडियंट माउथ के तीनों तरफ से जो है सो इसमें 3 जबड़े पाए जाते हैं, 3 जबड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो जबड़ा होता है, जैसे कि आपने देखा कि ये जो माउथ है, ये माउथ है, तो इस माउथ जो ट्राइएडियंट कहलाता है, प्री ओरल चेंबर भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जो है इसके बीचों बीच में यहाँ पर जो है ये छिद्र रहता है, और इसी के जो है ये तीनों साइड में ये तीनों जो है जा पाया जाता है, यानी कि जबड़ा पाया जाता है। तो यहाँ यह जबड़ा जो होता है कुछ इस तरह का रहता है, अर्धचंद्राकार, आधे चंद्रमा की तरह ये जो है दिखाई देता है। ये ऐसे रहेगा इधर से, और ये इधर से ऐसे रहेगा। तो ये 3 जो है जबड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ऊपर की तरफ रहता है इसको हम लोग मेडियन जार बोलते हैं, मेडियन जार, और जो दोनों साइड में है ये जो है सो लेटरल जा कहलाएगा, ये कहलाएगा लेटरल जा, लेटरल जा। तो ये 3 जा आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये जो जा होता है ना, ये जो जबड़े होते हैं, तो ये जो जबड़ा होता है यह आपको अर्धचंद्राकार होता है, यानी कि, और इसमें आपको, इसमें ये जो जबड़ा होता है इसमें बहुत सारे जो है मस्कुलर जो है सो डेंटाइन होते हैं, जिसको तीथ भी बोला जाता है। इस तरह से ये आपको डेंटाइन देखने को मिलेगा। इसको हम लोग डेंटिकल्स बोलते हैं या तीथ बोलते हैं। तो ये जो तीथ होता है इसमें आप मेडियन जा में इसकी जो संख्या होती है वह 103 से लेकर 128 तक आपको देखने को मिलेगा मेडियन जबड़े में, यानी कि मेडियन जा में, है ना। इसमें आपको 103 से लेकर 128 आपको डेंटाइन्स या तीथ आपको देखने को मिलेंगे। और जो लेटरल जा होता है, तो इस लेटरल जा में आपको 85 से 85 से लेकर 115 तक आपको देखने को मिलेंगे दोनों में। 85 से लेकर 115 तक, ये एक का हुआ, यानी 85 से 115 एक इसमें और 85 से 115 तक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसके बीच में जो है बहुत सारे जो है ना बटन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बटन के जैसा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सैलेवरी पैपिला। ये हो गया आपका डेंटिकल्स, और ये हो गया सैलेवरी पैपिला। तो ये जो सैलेवरी पैपिला है इसकी संख्या जो है वह एक जो है सो जा में 45 लगभग जो है सो 45 इसकी संख्या पाई जाती है। 40 से 45 आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये इसका जो है बकल कैविटी का स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग बकल कैविटी के बाद फैरनेक्स को देखते हैं। तो फैरनेक्स जो है यह 5वें सेगमेंट से लेकर 8वें सेगमेंट तक यह फैला हुआ रहता है। ये 5वें सेगमेंट से लेकर 8वें सेगमेंट तक रहता है। तो फैरनेक्स जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली मस्कुलर होता है, और यह एक तरह से पंप का काम करता है। पंप का काम किस लिए करता है? जब लीच जो है किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाता है, जहाँ से वह भोजन को चूसना होता है, तो उसके ऊपर वह जब कट बनाता है, तो कट बनाने के बाद ब्लड जब निकलने लगता है, तो उस ब्लड को जो चूसने का काम होता है वह जो है सो फैरनेक्स के द्वारा होता है। तो ये फैरनेक्स जो है सो बहुत ही ज़्यादा हाईली मस्कुलर होता है। ये जो बना होता है यह लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड रेडियल मसल्स के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ रहता है। उसके बाद फैरनेक्स में बहुत सारे जो है ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं इसे हम लोग सैलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये सैलेवरी ग्लैंड्स है, इसको बोलते हैं सैलेवरी ग्लैंड। और ये है सैलेवरी डक्ट यानी नली। तो ये जो है सो इसमें डक्ट जो है सो निकलता है। इसके द्वारा जो है एक एंटीकोगुलिन फ्लूइड का सेक्रेशन होता है, जिसे हम लोग हीरोडिन बोलते हैं। तो ये जो हीरोडिन होता है इसके यहाँ से यही सैलेवरी ग्लैंड के द्वारा क्या होता है? सेक्रेशन होता है। ये जो हीरोडिन है, तो यही हीरोडिन के कारण क्या होता है कि ब्लड जो है वह थक्का के रूप में जम नहीं पाता है। जब यह किसी भी मवेशी के ऊपर जब कट बनाता है, तो वहाँ से जब ब्लड निकलने लगता है, तो यहाँ से हीरोडिन का सेक्रेशन होता है, और ये हीरोडिन जाकर उसमें मिल जाता है, जिसके कारण वह ब्लड जम नहीं पाता है। उसके बाद भी जब यह ब्लड को चूसता है, उसमें भी ये मिल जाता है, जिसके कारण से जब यह क्रॉप में आकर जमा होता है, तो जमा होने पर वह थक्का के रूप में नहीं जम पाए, क्योंकि अगर थक्का के रूप में जम गया तो फिर वह उसके इस्तेमाल के लायक नहीं रह पाएगा।
तो ये कैसे होता है, तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये फेरिंक्स है। तो ये हाँ फेरिंक्स के वाल पर बहुत सारे जो है सैलिवरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। और इस सैलिवरी ग्लैंड्स का ये जो डक्ट है, ये सारे डक्ट जो है, ये सभी डक्ट यहाँ ये जो जा है जबड़ा, इस जबड़ा पर जो बटन लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हम लोग सैलिवरी पैपिला बोलते हैं, यह सैलिवरी पैपिला के द्वारा ओपन होता है। और यही जा जो है सो क्या करता है, कट बनाता है। और कट बनाते समय जब ब्लड निकलने लगता है तो हिरोडिन जो फ्लूइड है वह उसमें जाकर मिल जाता है। तो इस तरह से यह ब्लड को जमने नहीं देता है, थक्का नहीं होता है, और फेरिंक्स उसको आसानी से जो है सो चूस लेता है। तो फेरिंक्स के बाद शुरू हो जाता है इसोफेगस। इसोफेगस जो होता है यह बहुत ही पतली नली होती है और यह मुख्य रूप से फेरिंक्स और क्रॉप इस दोनों को आपस में जोड़ने का यह काम करता है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है क्रॉप। तो क्रॉप जो होता है ये आपको 18वें खंड तक जो है यह पूरी तरह से फैला हुआ रहता है। तो यह क्रॉप जो है यह बहुत सारे छोटे छोटे बीच में इसमें सर्कुलर जो है सो होल होता है इस नली में, और ये सभी एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। जितने भी क्रॉप चैम्बर है सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे जैसे क्रॉप नीचे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्रॉप चैम्बर का आकार भी बड़ा होते चला जाता है, क्रॉप चैम्बर का आकार बढ़ते चला जाता है। हर एक क्रॉप चैम्बर में दोनों तरफ जो है आपको आउटग्रोथ देखने को मिलेगा। सभी क्रॉप चैम्बर में दोनों तरफ जो है आउटग्रोथ देखने को मिलता है। इस आउटग्रोथ को हम लोग सीका या डाइवर्टिकुला के नाम से जानते हैं। तो इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है कि जो लीच के द्वारा ब्लड को चूसा गया है उस ब्लड को ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। जो सबसे नीचे लास्ट वाला जो क्रॉप चैम्बर होता है उसमें जो डाइवर्टिकुला होता है उसका लंबाई बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यह 22वें खंड तक जो है सो आपको फैला हुआ रहता है। उसके बाद क्रॉप चैम्बर के बाद आता है स्टोमैक। तो स्टोमैक जो होता है ये यहाँ पर जो है फूड का डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे जो है सो आपको इसके सरफेस पर वाल पर बहुत सारे ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। ये जो ग्लैंड्स होता है ये एंजाइम का सेक्रेशन करता है और जो एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसके बाद जब फूड का डाइजेशन होता है तो उसके स्टोमैक में हो जाता है और उसके बाद आ जाता है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटेस्टाइन में विलाई पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये जो है क्या करता है सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड का अधिक से अधिक एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये काम होता है कहाँ, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम। तो रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस सारे अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्पोररी रेक्टम में स्टोर किया जाता है और यहाँ पर स्टोर होने के बाद ये एनस के द्वारा टाइम टू टाइम इसको पास आउट कर दिया जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है।